देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है जहाँ सियासी उफक पर धुंध छाई हुई है और माशी मैदान में गैर यकीनी का राज है। दहशतगर्दी का मसला भी संगीन बनता जा रहा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 2 सितंबर को सरयाब रोड पर हुए खुदकुश हमले के खिलाफ सियासी जमातों ने 8 सितंबर को सूबे भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हुकूमत को इसका ख्याल है नहीं? सवाल। हुकूमत से सवाल करने के लिए ऑपोजिशन मौजूद है नहीं? फिर सवाल। ऑपोजिशन शदीद तकसीम का शिकार है और बज़ाहिर एक पेच की सियासत माजी की कहानी बनती जा रही है और अपोजिशन के अंदरूनी तराजात सर उठा रहे हैं। शेर अफजल मरवत के मुतालिक इल्जामात ने सियासी हरकत को मजीद पेचीदा बना दिया है। अलीमा खान ने जो इल्जामों का पंडोरा खोल दिया है, बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत की तरह के बंदों को स्टैब्लिशमेंट और एजेंसियां इस्तेमाल करके छोड़ देती हैं, फिर उनको कोई पूछता नहीं तो उनका ये हाल हो जाता है। अब सवाल यह है, पीटीआई के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी से मुखलिस तक नहीं? अली अमीन गंडापुर के बयानात को पार्टी पॉलिसी नहीं बल्कि जाती ख्यालात कहा जा रहा है। तो पार्टी पॉलिसी किसकी जुबान है? कौन पार्टी पॉलिसी बताएगा? जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो कि राइट हैंड समझा जाता है बानी पीटीआई का, उसके ही बयान को पार्टी पॉलिसी ना करार देना क्या वाजे और क्या सही बात है? दूसरी जानिब माशी महाज में सूरत हाल किसी ढकी छुपी नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी ने आवाम को रिलीफ से महरूम कर रखा है। इन तमाम अंदरूनी चैलेंज के साथ साथ कुदरती आफात की सूरत में खतरा मुंह खोले खड़ा है। पंजाब में तबाही के बाद अब सिंध को 10 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले का सामना है। कौमी सतह पर हंगामी सूरत हाल के पहलू को वाजे कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना है कि हमने 10 लाख क्यूसेक सैलाबी रेले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक तैयारी मुकम्मल है, मगर सवाल ये कि क्या सिंध के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े रेले को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या माजी की तरह इमदाद सिर्फ बयानात तक महदूद रह जाएगी? फिर दूसरी तरफ पंजाब में देखें तो देखते हैं कि जी 35 लाख लोग पंजाब में शदीद मुतासिर हुए हैं सैलाब से, जो कि इस वक्त डिस्बर्स है और वो इस वक्त जो है वो सेटल डाउन नहीं है। इसी तरह से हम अगर बात करें इसके बाद जो सूरत हाल बनी है सैलाब के बाद, तो आप देखिए कि हमारा ताजिर जो है आज उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वो उससे एकदम से अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, उन सब के प्राइस हाइक हो गए। दूसरी तरफ सोना इस वक्त जो है वो 4.25 लाख रुपए एक तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और हम कहते हैं कि जी सब बहुत कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा है और मईशत भी अच्छी है, लेकिन एक गरीब आदमी, एक आम आदमी से जब आप पूछते हैं तो उसकी महंगाई ने कमर तोड़ दिया। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सेंटर नासिर भट्ट हैं मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ सेंटर सरमद हैं पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ अहमद उवैस हैं सीनियर रहनुमा है पीटीआई से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले अहमद उवैस साहब की तरफ जाऊंगी। अहमद साहब, हम देख रहे हैं सूरत हाल जो हमारे सामने है, गवर्नेंस की हो जाए, क्लाइमेट पे हो जाए, मईशत पे हो जाए, आम आदमी को रिलीफ देने पर हो जाए, लेकिन ऑपोजिशन भी तो इकट्ठी नहीं है। ऑपोजिशन वो मजबूती के साथ वो कहाँ कोई मार्च निकाल पा रही है। माजी में हम देखते थे कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त बैठी हैं हुकूमत के अंदर इत्तेहाद करके, हम वो देखते थे कि जो है क्या कहते हैं, अब वो जमातें जो है वो माजी में निकालती थी महंगाई मकाओ मार्च निकालती थी, वो माजी में अवामी मार्च निकालती थी, और आप ऑपोजिशन में हैं लेकिन कोई मार्च इस किस्म का नजर नहीं आता। देखिए, सूरत हाल असल में बड़ी गंभीर है। इसमें जैसे आपने भी अपने इंट्रो में ये बात की है कुछ ब्रीफली, बात यह है कि एक अजीब किस्म की बदनज़मी है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं
वो ये है कि हमारा वो बुनियादी डॉक्यूमेंट जो स्टेट अफेयर्स को चलाता है और जिसकी पाबंदी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर और हर शख्स के ऊपर लाजम है, हर अदारे पे लाजम है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो इरेलीवेंट कर दिया गया है। पाकिस्तान का आइन जो है वो अब इरेलीवेंट है पाकिस्तान के अंदर। जिस अंदाज में तरमीम हुई है आपने देखा, जिस अंदाज में पर आगे सोचा जा रहा है कि 27वीं तरमीम भी आएगी और क्या होगा। अब बात यह है कि जो आइन असल शक्ल में था तो उसमें उसकी बुनियाद जो थी वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी। अब रूल ऑफ लॉ मिसिंग है हमारे इस वक्त हमारे निजाम के अंदर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की जगह पे आ गया है रूल ऑफ अथॉरिटी। जो मुंह से जुबान निकाले बादशाह सलामत की तरह वो वक्त का कानून बन जाता है। जब इस तरह से निजाम चलेगा तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान में। हर जगह के ऊपर बदनज़मी आपको नजर आएगा, ऑपोजिशन के तरफ से भी ऐसे ही नजर आएगा निजाम, और हुकूमत के जो है वो बेंचेस के अंदर भी आपको वही चीज नजर आएगी। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये एक जन्म दे रही है एक फ्री ऐसी सोसाइटी जो फ्री फॉर ऑल हो। और जो सोसाइटी फ्री फॉर ऑल होती है उसको क्या कहा जाता है कि वो जंगल की सोसाइटी है। ये निजाम बड़ा डेंजरस और खतरनाक है। अगर इसके ऊपर सही तरीके से अभी भी बंद ना बांधे गए, अभी भी इसको रियलाइज ना किया गया कि हमें वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें वापस आइन की तरफ आना पड़ेगा, आइन को उसी मुकद्दस किताब की शक्ल में ही देखना पड़ेगा और उसकी वॉयलेशन को सबसे बड़ा जुर्म जो है वो कानून की किताब में समझा जाएगा। तो फिर हम किसी तरफ सुधरने के काबिल होंगे। दो चीजों के ऊपर इस वक्त एहतियात की जरूरत है जो हम नहीं बरत रहे। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि कानून रूल ऑफ लॉ की फुकदान हो गया, और दूसरा सरकारी खजाने को इस बुरे तरीके से लूटा जा रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको दो मिसालें बड़ी दे देता हूं क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। एक तो केयर टेकर सेटअप था जब, तो वो अनवारुल हक साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, काकड़ साहब, और उनके इख्तियारात में स्वयं इलेक्शन करवाने की और कोई काम नहीं था। उन्होंने सरकारी जहाज लिया, अपनी फैमिली को बिठाया, सारी दुनिया का चक्कर लगा के और सरकारी खजाने के ऊपर एक बोझ डाल के वापस आ गए। किसी ने नहीं पूछा उनसे कि ये आपने क्यों किया और कैसे किया, और आप आंसर बने इस काम गलत काम के। अभी मरीम नवाज साहिबा गई हैं, जापान गई हैं, 32-34 एक अफराद के ऊपर एक डेलीगेशन लेके गई है प्राइवेट विजिट, और उसके अंदर आप देखिए कौन कौन लोग थे। दो उनकी खादमान थी जो उनकी पर्सनल सर्वेंट थी, दो मेड सर्वेंट, उनकी बेटी थी और बेटी की आगे फ्रेंड। अब अंदाजा लगाइए ये सरकारी खजाने के ऊपर और जाना और एयरफोर्स का जहाज इस्तेमाल करना, ये निजाम कैसे चलेगा मुझे ये बताएं। मैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से है। मैं एब्सोल्युटली एज ए नेशनलिस्ट बात कर रहा हूं। एक वो निजाम था जो हमें हमारे नबी की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला था, जिसमें स्टेट ऑफ मदीना में उन्होंने कहा था कि एवरीवन, स्टेट ऑफ मदीना में हर शख्स जो है वह कानून के ताबे होगा और कानून के सामने बराबर होगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि सरकारी खजाने में कोई एक धेले की भी मिस ऑपरेशन करेंगे तो वो अमानत में खयानत गिनी जाएगी और सख्त जुर्म होगा। अब ये दोनों चीजें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये निजाम आपको जो नजर आ रहा है ये इससे भी ज्यादा भयानक, इससे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल के अंदर हमारे सामने आ रहा है और आता जाएगा। अनारकी पैदा हो चुकी है और अनारकी बढ़ती जाएगी। इसको रुकावट करने का, रोकने का कोई तरीका नहीं है कि हम सारे मिलकर तहैया करें, पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल लीडर के आइन को उसी शक्ल में बहाल करेंगे और उसकी पाबंदी की जाएगी। अदालतें भी करेंगी और हुकूमत भी करेंगी और हर शख्स करेगा, वरना यह निजाम जो है
ये हमें ले डूबेगा। मेरी बात याद रखिए। ये निज़ाम हमें ले डूबेगा। मैं सेंटर सरमद अली साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब, सरमद साहब, बहुत सारी बातें हैं। हमने आज जहां स्टार्ट किया है, इस वक्त दहशतगर्दी का मसला हमारे सामने है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में जो हुआ है कल, और उसके 2 सितंबर को, और उसके बाद जो 8 सितंबर को सूबे भर में सियासी जमातों ने पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, वो हमारे सामने है। हम देख रहे हैं गवर्नेंस का मामला हमारे सामने। इस वक्त जो जितने लोग मुतासिर हुए पंजाब में सैलाब से, 35 लाख के करीब लोग हैं। उसके ऊपर हालात ये है कि करना चाहता हूँ, अगर आप कहिए तो मैं बात करता हूँ। उसके ऊपर हालात ये हैं कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फ्लड्स ने इफ़ेक्ट किया है, उसके बाद जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है। इस तक आपने देखा होगा जब प्राइस हाइक जो जिस तरह से हुआ है, और आप फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपकी कमोडिटीज़ उनके पैसे देख लिए, वो एकदम से उनके प्राइस बढ़ गए कि जाहिर सी बात है ताजरों को भी कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब रूल ऑफ लॉ ही सिंपल सी बात है ना, जिस तरह भी अहमद वैस साहब कह रहे हैं कि जो आइन की असल शक्ल है, जो कानून है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो नहीं होगी जब तक मुल्क में, कैसे निज़ाम चलेगा? ये तो अल्टीमेटली जाके कोलैप्स कर जाएगा। अपनी अपनी राय की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोलैप्स करेगा। मेरे ख्याल में निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। जब हम बात करते हैं आइन को की असल सूरत में बहाली की, तो 18वीं तरमीम के ज़रिए, अगर आपको याद हो, 73 का आइन जो है अपनी असल सूरत में बहाल हो चुका है। मेरे ख्याल में शायद अहमद अवैस साहब को याद नहीं रहा ये बात बताना कि 73 का आइन 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा बहाल हो चुका है। उसके अंदर कुछ एक आध चीज़ रह गई जो भी होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और जो थी वो 5 साल थी, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मियाद जो थी वो 5 साल थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। और इसी तरीके से जो सर्विस चीफ्स वगैरह थी उनकी शायद 4 साल की टर्म थी, वगैरह वगैरह। तो ये अगर हमें अलबत्ता बाकी सब चीज़ें तो जो 73 का आइन था अपनी असल सूरत में बहाल हो चुका है। और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ में 2 फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर, हम हर चीज़ की हम जिम्मेदारी हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं कि जी हुकूमत की वजह से शायद रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, रूल ऑफ लॉ हमारी अपनी वजह से नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कवानीन को। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम लंबी लंबी क्यूज़ में खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त हम कराची से एक फॉरेन एयरलाइन में बैठते हैं और जाके दूसरे मुल्क में उतरते हैं, हम क्यू में खड़े होते हैं। पाकिस्तान में आते हैं, हम क्यू तोड़ कर लोगों के सर पर कूद के जा रहे होते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है जिसकी हमें कमी है। हमें बहैसियत कौम उसकी कमी है। हमें हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में हम सबको देखना चाहिए कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें हर चीज़ जो है ना वो हम करने को तैयार हो जाते हैं, बट जैसे ही हम वापस आते हैं हम कहते हैं कि हमारी मर्जी, जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे, हम मादर पुदर आज़ाद हैं। ये जो मादर पुदर आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे अंदर, दैट नीड्स टू बी सबसे पहले एडजस्ट, जो हम एडजस्ट करने को तैयार नहीं है खुद पे। दूसरों के लिए बहुत, दूसरों पे आसान है कहना, अपने अंदर हम देखने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो तो हाँ, अलबत्ता मसाइल जो है उनकी तरफ हम आते हैं। उन मसाइल के तौर पे मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है कि जो लोगों की इक्तिसादी कंडीशन जो है वो एक इशू है। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि मईशत जो है वो इम्प्रूव हो रही है, हमारे सामने है। जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त तकरीबन 3% से कम के ऊपर आ गई है। और इस स्टॉक एक्सचेंज की हम परफॉर्मेंस देखें, हमारे सामने है। हम देखें हमारी जो रेटिंग्स हैं वो दुनिया में इम्प्रूव हुई हैं। चाइना के साथ जो इकोनॉमिक जो सीपैक है उसकी हम फेज 2 की बातें कर रहे हैं। अमेरिका में जो ट्रेड की बात है हमारे सामने है कि 19% हमारा लगा है, और हमारे जो नेबर्स हैं वो 50% पर चले गए। हम इस इलाके में सबसे कम जो टैरिफ है उसके ऊपर खड़े हैं, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इकॉनमी इंप्रूव कर रही है, लेकिन मसला ये है कि अभी तक इकॉनमी का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। और लोगों तक जब वो पहुंचेगा, जब तक पहुंचेगा नहीं, उस वक्त तक बेसिकली लोगों को महसूस नहीं होगा कि इकॉनमी बेहतर चल रही है या नहीं चल रही। उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ वक्त, ऑब्वियसली वक्त चाहिए होगा कि उसको हम देखें कि किस तरीके से वो लोगों तक पहुँचता है। बहुत ज़रूरी है कि उसका इफेक्ट लोगों तक पहुँचना शुरू हो। उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को देखना चाहिए कि किस तरीके से और कब तक ये इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचेगा।
महंगाई हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन 3% हो गई है, लेकिन बेसिकली वो जो 35% थी पिछले साल, उसके ऊपर अब ये 3% है, तो यानी 38% समझ लेना। लेकिन लोगों 38% को ये बहुत समझ नहीं बड़ा आती। नंबर है। लेकिन सरमी साहब, आप खुद सोचिए, हाँ आम आदमी बिल्कुल, तो पिसके रह गया है। आम पिछले साल आदमी देखिए पिछले साल 35% बढ़ा था ना, इस साल 3% पे है। पर तो लोगों को ये समझ नहीं आती। जब लोग समझ सुनते हैं कि 3% इन्फ्लेशन, तो वो असल में उनको ये नजर नहीं आता कि पिछले साल की निस्बत 3% हुई है। लेकिन पिछले साल तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ चुका है ना उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे फैक्टर है इसके अंदर। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ऑल्दो जो मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना एक लिविंग वेज, यानी जिसके अंदर लोग जो हैं वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बच्चों की स्कूल की फीसें दे सकें, अपने घर का खर्चा चला सकें, बिजली का बिल दे सकें, ट्रांसपोर्ट देख सकें, वो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। एक लिविंग वेज की एक कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो मिनिमम वेज की हम बात करते हैं। मिनिमम वेज से हमें निकल के लिविंग वेज की तरफ जाना चाहिए, वो देखने की जरूरत है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत सारी स्टडीज मौजूद हैं। लोगों के इल्म में है कि जी लिविंग वेज है क्या इस वक्त, तो उसकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है कि हम मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट से निकल के अब एक लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएं। तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो। ये इश्यूज़ हैं जिनको मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो हमारी सैलाब की वजह से तबाहकारी हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और अब अल्लाह खैर करे सिंध की जानिब सैलाब जो का रेला जो है वो बढ़ रहा है, तो वो बेसिकली उससे भी इकॉनमी में एक डिप आएगा। वो हमें जहन में रखना चाहिए कि उसके अंदर भी डिप आएगा, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब फूड के जो एसेंशियल आइटम्स हैं फूड के, उनकी जब कीमतें जब उसकी काश्त के ऊपर अखराजात बढ़ेंगे तो उसकी कीमतें ऑब्वियसली जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी। गंदम की कीमत गंदम की फसल कम होगी तो आटे की कीमत बढ़ेगी। चावल की मुंजी की जो फसल है वो कम होगी तो चावल की कीमतें बढ़ेंगी। ये सब चीज़ें हमें सामने रखनी है। लाइफ स्टॉक जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है। बहुत सारे जो मवेशी हैं वो डूब गए हैं या तबाह हो गए हैं या मसला क्रिएट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये फैक्टर्स हैं जिनको देखने की हमें ज़रूरत है, जिससे इकॉनमी पे एक बहुत बड़ा डिप आएगा। अल्लाह से आदमी दुआ कर सकता है कि चीज़ें बेहतर हों, और हुकूमत जितनी भी इस वक्त सूबाई और वफाकी हुकूमत है वो तमाम कोशिश करे कि जो लोगों की तकालीफ हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, अमल करना मुश्किल है, इसलिए कि हमारे सर पे एक IMF की तलवार मुस्तकिल लटकती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज जो हुकूमतें बनाना चाहती हैं वो नहीं बना पाती, तो उसके अंदर फंस जाती हैं। हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए IMF का बेल आउट हमें लेना पड़ा है, और इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम वो कहते हैं ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, हम उसके अंदर फंसे हुए हैं कि कुछ करना चाहते भी हैं, कर नहीं पाते। तो इसलिए कि हमें फ्यूचर को देख के आगे चलना है। हमारा मसला ये है कि मुस्तकबिल की जानिब मुस्तकबिल की बेहतरी की तरफ जब लेके जाते हैं तो आज हमें तकालीफ उठानी पड़ेंगी ताकि मुस्तकबिल हमारा बेहतर हो सके। वेलकम बैक नाजरीन। और सेंटर नासिर बट से हम कोशिश कर रहे थे 2-3 दफ़ा वे ट्राई टू कनेक्ट हिम, लेकिन कॉल उनकी ड्रॉप होती जा रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि सिग्नल्स के भी बहुत इश्यूज़ हैं। मैं सरदार अब्दुर्रहमान खितरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं बलूचिस्तान से, मुस्लिम लीग नून के वजीर हैं जी, सूबाई वजीर हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खितरान साहब, शुक्रिया ज्वाइनिंग अस। सरदार साहब, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं जो हालात हैं इस वक्त, एक तरफ हुकूमत के लिए चैलेंज है, दहशतगर्दी का मामला है। बलूचिस्तान में हमने देखा कि खुदकुश हमला हुआ, उसके खिलाफ सियासी जमातों ने 8 सितंबर को सूबे भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन जो होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं,
और ऑपोजिशन भी ये बात करती है कि हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, हुकूमत के लोग जो है वो सैरो तफरी पे और विजिट्स पे निकले हुए हैं, कभी कोई कहीं है कोई कहीं है। दूसरी जानिब अब गवर्नेंस के मामले पे भी देखते हैं, सैलाब से 35 लाख लोग हैं जो कि मुतासर हुए इस वक्त पंजाब में, और उसके बाद जो गवर्नेंस की सिचुएशन है, जो प्राइस हाइक है वो भी हमारे सामने उससे मुतासर होकर जो आ रही है फूड सिक्योरिटी के हवाले से और सारे प्राइसेस। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया रिदा। ऐसा है कि जहाँ तक धमाका ये इनके बीएनपी मैंगल ग्रुप के जलसे में हुआ, मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। देखें, खुदकश एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान तो बहुत मतलब आप कहें कि तरक्की पजीर मुल्क है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब खुदकश होता है तो जो अपनी जिंदगी तबाह कर रहा होता है तो वो उसको रोक नहीं सकते। बहरहाल हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से सिक्योरिटी भी लगाई है। अब जलसा तो खैर खैरियत से हो गया था, उसके बाद जब ये अकाबरीन वापस रवाना हुआ है तो पार्किंग में ये हादसा पेश आया, और मैं ताज़ियत करता हूँ उन सब से, उनके लवाकिन से। आप देखें, दूसरी बात यह है कि एक हादसा ये अब बलूचिस्तान में बदकिस्मती यह है कि जो भी चीज़ होती है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। अब देखें, आप अपने सीने पे हाथ रख के देखेंगे क्या पाकिस्तानी अफवाज में या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो अपने खून अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, क्या वो खुदकश हो सकते हैं? अब दाश एक दहशतगर्द तंजीम है, पूरी दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है, तो उसने इसका जिम्मेदारी कबूल किया है। अब इस चीज को ये अकाबरी ने हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, सरदार अख्तर मेंगल है या महमूद है खान है या दूसरे हैं, या इनको 8 तारीख की पहिया जाम और एक जो खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने कहा कि जी पूरे क्वेटे के हम थाने जला सकते हैं और बसें बंद कर दें, एयर टिकट लेना छोड़ दें। मेरी अर्ज ये है कि इस चीज से अगर वो शहादा वापस आते हैं फिर तो मैं भी इनके साथ ही इस हड़ताल में पहिया जाम में शामिल हो जाता हूँ। नहीं तो उनके रूए इसाल सवाब के लिए, इनको फातेह के लिए चीजें जो अल्लाह ताला और शरीयत मोहम्मदी में मुख्तस की गई हैं वो करना चाहिए। अब नुकसान किसका होगा? पहिया जाम होगा, स्ट्राइक होगी, आम पब्लिक का नुकसान होगा। हुकूमत ठीक है, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि जी हम पूरा क्वेटा बंद कर देंगे, बलूचिस्तान बंद कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे, लेकिन उस बंदिश का असर किसकी मईशत पे पड़ेगा, कि उसका मुतासिर कौन होगा? एक आम गरीब मजदूर जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो मजदूरी पे नहीं जा सकेगा, एक रिक्शे वाला नहीं जा सकेगा, एक रेडी वाला नहीं निकल सकेगा, और आम पब्लिक इसमें मुतासिर होती है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये चीजें ना करें। हाँ, बिल्कुल ही गलत हुआ। मैं दिल से कहता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि अकाबरीन अल्लाह ताला ने इनको अपने अमान में रखा और इन पे कोई सिलसिला नहीं हुआ। लेकिन जो मरे हैं वो भी तो किसी घर के फर्द हैं, वो भी किसी घराने के जो है ना सरपरस्त होंगे। तो अब उधर से देखें, मुल्की हालात देखें, दहशतगर्दी देखें, उधर से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत आई हुई है, सैलाब। मैं इस वक्त पंजाब में हूँ, मैं देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, एक तबाही का मंजर है, तबाही का। लोगों के घर चले गए, लोगों के मवेशी चले गए। अच्छा, जो खेती बाड़ी वाले जमींदार, छोटा जमींदार था, 3 साल पहले वो मुतासर हुआ सैलाब से, उसने कर्जों पे मार्केट से, मंडियों से बीज लिया था, खाद ली थी, तो वो उसको ये था कि वो मैं इस दफा उनको जो है ना क्लियर करके आगे अपने पाँव पे खड़ा हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से आफत आ गई, वो कर्जे तो वैसे ही ये नए भी गए, तो ये 3 साल और मजीद आगे चला गया। तो इन हालात को देखते हुए, अच्छा फिर मवेशी है, मवेशियों का चारा खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो गंदम की बम्पर क्रॉप्स हुई थी, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो घर में खड़ा होगा जानवर, हम भी जमींदार लोग हैं, तो उसको आप दाने खिलाएंगे या घर का जो खुराक होएगी वो देंगे, तो आपकी कंजप्शन गंदम की दुगनी हो गई। तो ये हालात हैं। इन हालात में आप हड़तालें करें,
हम समझते हैं कि दहशतगर्दी है। इस वक्त दहशतगर्दी और खासकर बलूचिस्तान और केपी को इन फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज ने अपने टॉप लिस्ट पे रखा हुआ है। कोई आम आदमी इससे महफूज नहीं है। ये इनकी जो अमलाक है हमारी वो महफूज नहीं है। तो उसका इनको सियासतदानों को हमेशा मेरी गुजारिश होती है कि उनको इन चीजों को मद्देनजर रखकर ये वो चीज ना करें जिससे उनको फायदा हो, जिससे उनको तकवीत मिले कि जी हमने ये किया, शहीद किए। कौन शहीद हुए? बलूचिस्तान के अवाम शहीद हुआ। अच्छा, उस पे हड़ताल होगी तो उनको तो एक किस्म की आप प्रमोट कर रहे हैं कि जी और धमाके करें और हम जो है ना हड़तालें करेंगे, पहिया जाम करेंगे। तो हड़ताल का मतलब ये होता है कि प्रोटेस्ट करके हुकूमत को ये वाजे कर पैगाम देना कि आपके बस की बात नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। नहीं, यू नीड टू फोकस हो गया। एक वो खुदकश है। अब आप पाकिस्तान की 24-26 करोड़ आबादी है। इतनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की तादाद नहीं है कि हर आदमी के साथ एक बंदा फिट हो जाए और देखे कि इसने अपना जिस्म उड़ाने के लिए अंदर जैकेट पहनी हुई है। करोड़ों लोग बाजारों में फिर रहे हैं, लाखों लोग बाजारों में फिर रहे हैं। अब आप हर आदमी की तलाशी लेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब भी हुकूमत ये करती है, इनके खिलाफ एक्शन करती है, जी बलूचिस्तान में फौजकशी हो गई, जी बलूचिस्तान में जो है ना बेगुनाहों को जो है ना चेक पोस्टें लगी है। मेरे भाई, आप किसी तरीके से तो मुतमईन हो जाएं, या तो चेक पोस्टों को आप अप्रिशिएट करें और हुकूमत की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनको आप अप्रिशिएट करें कि जी हिम्मत करें, नहीं छोड़ना है, हमने भी नहीं छोड़ना है, और आप सोशल बाइकाट करें। मेरे इलाके में अगर कोई इस किस्म का बंदा है तो मुझे चाहिए हुकूमत के साथ सियासत, और इसको दहशतगर्दी को आप इकट्ठा तो ना करें, दहशतगर्दी को मद्देनजर रख के आप सियासत तो ना करें। अब कौन शहीद हुए? बलूचिस्तान के सन ऑफ सॉइल शहीद हुए। अच्छा, हड़ताल होगी, कौन मुतासर होगा? सन ऑफ सॉइल बलूचिस्तान के लोग मुतासर हो रहे हैं। तो अच्छा, अब इससे अगर आपको कोई सियासी आप इसको किसी के मरने पर अगर आप ठीक है सरदार अब्दुर्रहमान खीतरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेंटर से बदलिए, आपका शुक्रिया। अहमद अवैस सीनियर रहनुमा थे PTI से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज आलमी मंजरनामे की का अहाता करेंगे, जहां पाकिस्तान सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि मरकजी किरदार बन चुका है। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जारहाना सिफारतकारी ने दुनिया को वाज़े पैगाम दिया है, हम मौजूद हैं, मुतवाज़न हैं और तैयार हैं। आलमी सियासत का तवाज़ुन बदल रहा है, ताकत की नई लकीरें खींच रही हैं और पाकिस्तान इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह मजबूती से जमा चुका है। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी, मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफक पर कामयाबियों की नवीद बन गई है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल अक़वामी जरीदे द डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है। बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई है और इसका झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़े है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने भी अमरीका के अंदाजे अस्करी ताकत के हवाले से यकसर बदलती हैं। सवाल यह कि पाकिस्तान की आलमी पोजीशन में अचानक बेहतरी कैसे आई? क्या हम सफारती महाज पर एक नई हिकमत अमली पर गामजन हो चुके हैं? चीन, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, हत्ता कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन सबसे बैक वक्त बेहतर ताल्लुकात रखना बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त सॉफ्ट खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को भारत के बारे में जो कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. सवाल ये है कि पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी की एक नई जहत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद अपने दोस्त ढूंढ रहा है, मगर वो ट्रंप से भी तमाचा खा रहा है और चीन से भी उसको जो है वो रुसवाई मौसूल हो रही है। इस हवाले से जो इंडियन तज्जियाकार कहते हैं, आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि जिन लोगों से हमने तमाचा खाया है पहले, उनके पास हम जा रहे हैं
उसके बाद के जिन लोगों के पास ये तमाचा खाने के बाद हम गए, उन्होंने भी हमें तमाचा मारा। तो भारत का आज ना तो कोई स्तर है विश्व की डिप्लोमेसी में, ना तो जो 15 साल पहले माजी में एक रेपुटेशन था भारत का कि ये एक अलग, एक हटकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम करती है, ऐसा देश है, वो भी अब नहीं। अब सवाल ये है कि भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत के आजादाना और सरगर्म एंड एक्टिव सफारती रवैये का आलमी सतह पर असर पड़ रहा है? क्या भारत की खारजा पॉलिसी ने खत्ते में ताउन के बजाय कशीदगी को बढ़ाया, लोगों को नाराज किया, लोगों को जो है वो एक तरह से कहते हैं कि डिबेस किया और उसके साथ साथ अपनी डिबेसमेंट भी जो है वो सर ली? इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब होंगे, उनसे हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चाइना के साथ पाकिस्तान की जो नई एक डेवलपमेंट है और जो आलमी सतह पर जो जहत हम देख रहे हैं नई, वो हम सबके सामने है। दूसरी जानिब ये भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी इस वक्त चल रही है, इसको हमने कितना अरसे आगे लेकर चलना है और हम क्या फोर्सी कर रहे हैं इसके होते हुए, क्या नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। चाइना ने तो जिस तरह की मजबूती दिखाकर अपनी 80 साल की परेड के दौरान जो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ में पाकिस्तान को लेके चलना और दोस्ती को बड़े अहम वाज़े पैगाम में लोगों के सामने पेश करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी सब पर बात करेंगे जी। और बात करने से पहले जी यहाँ पे एक ब्रेक भी ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड।